हेलो गाइज, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं आज साइंस का सेट नंबर 7। तो नो लेट नो वेट, जल्दी से सेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों को अगर पता नहीं है तो जरा से यहां पर ध्यान से क्या कर लो, देख लो। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि शुक्रवार से मैं आपका लाइव क्लास लूंगा शाम के कितने बजे, 6 बजे। तो जुड़ना ना भूलना। एकदम पूरा बर्बाद कर देंगे बेटा। साइंस क्या चीज होता है ना, वही सब हम लोग देखेंगे। सीधे के सीधे क्वेश्चन को सीधे के सीधे क्या किया जाएगा, बर्बाद किया जाएगा। यानी अगर आप झारखंड के किसी भी पेपर का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो झारखंड सीजीएल का हो, चाहे वो झारखंड उत्पाद सिपाही का हो, चाहे वो झारखंड जेई का हो, चाहे वो झारखंड मैट्रिक लेवल का हो, किसी भी पेपर में अगर झारखंड का कोई भी पेपर दे रहे हो बेटा, तो तुम साइंस को बर्बाद करके आओगे। ठीक है, तो चलिए नो लेट नो बेट के साथ सीधे सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला। तो आइए देखते हैं कि आज जो मैं करवा रहा हूं वो क्या है, साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, आप लोग को पता है कि आज जो मैं करवा रहा हूं वो साइंस का क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7। और इसका पहला क्वेश्चन क्या है, जरा से इज्जत के साथ देख लेते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि डॉट डॉट एक जटिल अस्थाई उत्तक है। आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना इन 4 ऑप्शन को पढ़कर कि इनमें से कौन सा जो है एक जटिल अस्थाई उत्तक है। पहला ऑप्शन है फ्लोएम, दूसरा है ना कॉलेन काइमा, तीसरा है पैरन काइमा और चौथा है स्क्लेरन काइमिंग। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ आंसर, इन 4 ऑप्शनों में से क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। चलिए बिल्कुल, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह क्या है, फ्लोएम। क्या आंसर होगा मेरे दोस्त, फ्लोएम। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस फ्लोएम से रिलेटेड कुछ जानकारियां हासिल करते हैं। कुछ जानकारियां हासिल करते हैं। ये देखिए आपके लिए कुछ स्पेशल जानकारियां लगाई गई है। जो फ्लोएम है ना, वह क्या है, जटिल अस्थायी उत्तक है। 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक जटिल अस्थायी उत्तक कहलाते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि जटिल अस्थायी उत्तक क्या है, तो आपको बताना है कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से जो बने उत्तक होते हैं उसे हम लोग जटिल उत्तक कहते हैं। ये जो जटिल उत्तक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जाइलम, जिसको हम लोग दारू बोलते हैं। और याद रखना बेटा, वो पीने वाला दारू नहीं है ना। यहाँ देखो लिखा हुआ है जाइलम, और जाइलम का मतलब क्या होता है, दारू। तो पीने वाला दारू नहीं है, ध्यान देना। दूसरा होता है फ्लोएम। फ्लोएम को क्या बोलते हैं हम लोग, वास्ट। ठीक है ना। जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर संवहन मंडल का निर्माण करता है। दोनों को संवहन उत्तक भी कहते हैं। स्क्लेरन काइमा उत्तक में जीव द्रव्य नहीं होता है। यह सबसे बड़ी पॉइंट है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि कौन सा उत्तक में जीव द्रव्य नहीं होते हैं, तब आपका राइट आंसर होगा स्क्लेरन काइमा में नहीं होता है। ठीक है, तो इतने सारे डिटेल्स आपके लिए लेके आते हैं ताकि मेरे बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। यहां पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लगाया गया है मेरे प्यारे मित्र। लिखा है कि प्रतिदिन 10 घंटा के लिए 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब उपयोग किया जाता है। प्रतिदिन 10 घंटा, कितने वाट का है, 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में डॉट डॉट यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त की जाएगी। तो इसके लिए तो इसे तो हम लोग बर्बाद करना पड़ेगा। आओ इसे कैसे बर्बाद करेंगे। सबसे पहले हम लोग एनर्जी निकालेंगे। जो हम लोग एनर्जी निकालेंगे वो एनर्जी इक्वल टू होता है पावर गुना टाइम। तो बताओ मेरे दोस्त, पावर कितना है, 200। पावर कितना है, 200। और टाइम कितना है, 10 घंटा। तो भाई इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 200। अरे मेरे दोस्त, ये क्या हो जाएगा, वाट आर। अच्छा, 200 वाट को इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो ये 2000 है, 2000 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। 2000 जूल हो जाएगा। अब इस 2000 को हम लोग यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2000। 1000 बराबर 1 यूनिट, तो 2000 बराबर 2 यूनिट। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2 यूनिट। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा। यहां पर लिखा हुआ, यदि एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देख लो,
वास्तविक प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? उत्तल दर्पण का। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? गलत है। यानी आपको गलत वाला चुनना है। 4 गो ऑप्शन आपके साथ है। पहला है कि प्रतिबिंब P और F के बीच में निर्मित होगा। दूसरा, प्रतिबिंब छोटा होगा। तीसरा, प्रतिबिंब सीधा होगा। और चौथा है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले झारखंड के नौजवान साथी कि बेटा दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में कभी जिंदगी में वास्तविक प्रतिबिंब बनता नहीं है। तो गलत बात कौन होगा? गलत बात होगा कि प्रतिबिंब वास्तविक है। ये जो लिखा हुआ है वो गलत बात है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? डॉट डॉट दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप है। दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं? ये इसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। ये क्वेश्चन तो क्लास 10th में भी पूछा गया है मेरे दोस्त। तो बताइए दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप को क्या बोलते हैं? लिखा है मस्तिष्क मेरुद्रव बोलते हैं, या डेंड्राइट बोलते हैं, या फिर एक्सॉन बोलते हैं, या सिनेप्स बोलते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में देखने को मिलता है। तो दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसे हम लोग सिनेप्स के नाम से जानते हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आपको मुझे एकदम क्या करना है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसे बर्बाद करना है। तो भाई क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें क्या करना होता है? पढ़ना होता है। आइए देखते हैं। लिखा है कि जो सिनेप्स होती है ना, वो दो न्यूरॉन्स के क्या होता है? बीच का गैप होता है। तंत्रिकाएं तंत्रिका केंद्रों को विशिष्ट अंगों से क्या करती है? जोड़ती है। विद्युत रोधी तंत्रिकाएं चारों ओर से माइलिन द्वारा क्या होती है? ढकी रहती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको क्या रखना है? माइंड में सेट रखना है। अगर आप चाहते हो कि भाई हमारा झारखंड का हर एक का पेपर, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो आपका उत्पाद सिपाही का हो, चाहे वो झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस का हो, चाहे वो आपका झारखंड में मैट्रिक लेवल का जो नई वैकेंसी है इसका हो, हर एक का क्वेश्चन तुमसे बनना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? यानी जो निश्चित अनुपात का नियम है उसको कौन दिया था, ये आपको बताना है। ये साइंस का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। पहला ऑप्शन है जॉन डाल्टन, दूसरा है मेंडलीफ, तीसरा है मेडलब्रॉट और चौथा है जोसेफ प्राउस्ट। क्या आपके पास जवाब है? अरे क्या तुम्हारे पास जवाब है? जल्दी से दे दो जवाब, इसका क्या होगा आंसर? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, जोसेफ प्राउस्ट। कौन सा नाम है? जोसेफ प्राउस्ट। नेक्स्ट, अब इससे जानकारियां हम लोग लेते हैं जरा सा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या जानकारी आपके लिए मैं लेकर आया हूं। निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। कौन दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। किसी रासायनिक यौगिकों में अवयवी तत्वों में भारों का एक निश्चित अनुपात रहता है। ठीक है ना, ये बातें आपको माइंड में क्या करनी है? सेट रखनी है। तो यहां से ये सब क्वेश्चन आपके लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं टोटल 30 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं और आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि शुक्रवार से मैं आपको शाम में 6 बजे लाइव दिखूंगा। बहुत मजा आने वाली है, तहलका मचा देंगे बेटा, बर्बाद कर देंगे साइंस के क्वेश्चन को। ठीक है, लीजिए आइए। यदि एक्स अक्ष पर आलेखित दिए गए प्रतिरोधक के माध्यम से इस पर प्रयुक्त विभवांतर वाई अक्ष पर, यानी एक्स अक्ष पर क्या है? प्रतिरोध, और वाई अक्ष पर क्या है? विभवांतर के विद्युत धारा का मान विभिन्न समय पर प्रवाहित हो रहा हो, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही? यह सीधी रेखा में होगा, यही तो बात होगा सही। और क्या होगा? है ना, एक्स अक्ष पर मेरा क्या है? प्रतिरोध है, और वाई अक्ष पे क्या है? विभवांतर है। तो प्रतिरोध और विभवांतर का रिलेशन में क्या निकल के आएगा? करंट निकल के आएगी, और जो करंट होगी वो क्या होगी? एकदम एक सीधी रेखा जैसी होगी। तो यहां पर देख लेते हैं, आलेख एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होगी, ये तो गलत है। आलेख एक वक्र रेखा होगा, ये तो महा गलत है। आलेख एक सीधी रेखा होगा, अभी तक तो सही है। जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदित से निकलेगा, ये बिल्कुल सही है। यानी अब आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल क्या है? सत्य है। आइए अब इससे जानकारी भी हम लोग कुछ लेते हैं। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि निम्नलिखित में से सबसे दुर्लभ अम्ल है। सबसे दुर्लभ अम्ल आपसे पूछा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं। इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके आपको आंसर ग्रुप में दे देना है। पहला ऑप्शन है कि फॉर्मिक अम्ल,
दूसरा है बेंजोइक अम्ल, तीसरा है ऑक्जेलिक अम्ल, चौथा है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि जो चींटी जो होते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फिर जो आपको ये बताना है कि जो हम लोग का जो टमाटर होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाई जाती है, और जो नींबू है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्योंकि ये तीन जो मैं बताया अभी बोला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामों में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर बताना है कि सबसे दुर्लभ अम्ल क्या है। तो सबसे जो दुर्लभ अम्ल है ना वो है क्या, बेंजोइक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। आइए अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ जानकारी भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करनी है, साइंस के क्वेश्चन को बर्बाद करनी है। तो बर्बाद करने के लिए बेहतरीन चीजें पढ़ना होता है। बेंजोइक अम्ल सबसे क्या है, दुर्लभ अम्ल है। सभी कार्बनिक अम्ल दुर्लभ अम्ल होते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। आपके ये क्वेश्चन बेटा कितने बार एसएससी के एग्जामों में पूछा हुआ है, एसएससी के एग्जामों में कितनी बार पूछा गया है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो प्यारे मित्र आपको पता होना चाहिए कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। अगर क्षार का बोले तो बोलना है 7 से ज्यादा होता है, अगर उदासीन का बोले तो बोलना एग्जैक्टली 7 होता है। साइट्रिक अम्ल का उपयोग धातुओं को साफ करने में, यानी कोई भी मेटल है तो साइट्रिक अम्ल का उपयोग हम लोग करते हैं उसको साफ करने पर, अगर उसमें गंदगी वगैरह बैठ गई होगी तो। खाद्य पदार्थों एवं दवाओं के निर्माण में, कपड़ा उद्योग आदि में होता है। फॉर्मिक अम्ल जीवाणु नाशक के रूप में दालों फलों में संरक्षित करने आदि में किया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। और जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है इसका उपयोग फोटोग्राफिक में करते हैं, है ना। तो ये सब चीजें जो है ना वो आपके लिए मैं लेके आता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे काफी ज्यादा मेहनती हैं और मन से पढ़ते हैं। तो उसके लिए मन लायक क्वेश्चन होने चाहिए, मन लायक कॉन्सेप्ट होनी चाहिए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं और बताओ इसमें क्या होगा। कहता है कि डॉट डॉट एक एकलंगी पुष्प होता है। एक लंगी पूछा है, कहता है कि इन चारों में से एक लंगी पुष्प कौन होता है। आपको ये बताना है, पपीता, सूरजमुखी, गुड़हल या सरसों। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो एकलंगी पुष्प होता है, किसमें भाई, इन चारों में से किसमें एकलंगी पुष्प होती है। तो आप लोग सभी को पता है किसमें होता है, पपीता में। पपीता जो है वो एक एग्जाम्पल है किसका, एकलंगी पुष्प का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, इससे कुछ जानकारियां भी आपको देते हैं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि पपीता जो है वो किसका एग्जाम्पल है, एकलंगी पुष्प का एग्जाम्पल है। पपीता का मध्य फलीभूति खाने योग्य होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा, इस प्रकार का भी क्वेश्चन हमारे एग्जामों में कितने बार बन के आया है कि पपीता का हम लोग कौन से भाग को खाते हैं। तो याद रखिए पपीता का हम लोग मध्य फल भीति को क्या करते हैं, खाते हैं। पुष्पों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एंथ्रोलॉजी कहलाता है। यह भी क्वेश्चन आपके बार कितने बार पूछा गया है कि फूलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। पुष्प का मुख्य कार्य क्या होता है, लिंगीय प्रजनन द्वारा फल तथा उसके अंदर बीजी का निर्माण कराना। तो ये जो 3-4 बातें आपको मैंने बताया यहाँ से कि एकलंगी जो पुष्प होते हैं ना वो कौन होते हैं, पपीता होते हैं। और पपीता जो होता है उसका मध्य फल भीति को हम लोग खाते हैं। साथ ही साथ पुष्पों का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है एंथ्रोलॉजी कहलाता है। मेरे झारखंड के युवा नौजवान साथी एकदम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन को बनाते चले जाएंगे, इधर उधर की कोई बात नहीं। लिखा है कि जी, जी मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कहता है का मान है, जी का मान कितना होता है, आपने इसे पढ़ा होगा क्लास 9th में। पहला है 10 किलोमीटर पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन बहुत ही लॉलीपॉप वाला है। कौन सा वाला है, लॉलीपॉप, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी आपको देते हैं, है ना, लेकिन जानकारी था ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गति समय संबंध का समीकरण है। तो जल्दी से बताइए, गति और समय का संबंध को, समीकरण को बताता है। तो देखिए यहां पर तो ये u बराबर v प्लस ई टी, तो महा गलत है मेरे दोस्त, है ना। v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as, तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ तो समय आया ही नहीं। यहाँ बराबर s बराबर होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो है ही नहीं है, गति इसमें आया है नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो है ना वो गति समय संबंध का आपको समीकरण को बता रहा है। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे मित्र,
और बर्बाद कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण की पहचान करें। यानी कि पारंपरिक स्रोत के बारे में हमें बताना है। पहला है पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के कौन सा उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो प्राकृतिक गैस है वो ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लेने से पहले कुछ जानकारियां भी आपको देते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के उदाहरण है कौन? प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, आदि क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ये बात याद रखना मेरे प्यारे मित्र। नेक्स्ट, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा है। भारत सरकार सौर ऊर्जा को अधिक महत्व दे रहा है। ठीक है, भारत सरकार का लक्ष्य 2020 तक था कि 200 मेगावाट ऊर्जा के नाभिकीय ऊर्जा से क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। ये कब लक्ष्य रखा गया था? 2020 में, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है? किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। अरे किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है इसके बारे में बताना है। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को किसके द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है, इसे हमें क्या करनी है? बताना है। आपको 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक क्या करना है? सेलेक्ट करके बतानी है। ऑप्शन है प्रकाश घनत्व कहा जाता है, पृष्ठ घनत्व कही जाती है, क्षेत्र घनत्व कहते हैं, या द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। तो पढ़ते पढ़ते जो विद्यार्थी कभी पढ़े होंगे ना उनका आंसर आ गया होगा। तो उनका ये जो आंसर आया होगा वो रहा होगा ऑप्शन नंबर ए। उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश घनत्व के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ जानकारी आपको देता हूं। आइए मेरे प्यारे मित्र, लिखा है किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके क्या? तो प्रकाश घनत्व द्वारा भी हम लोग व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है ना। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में क्या होता है? चलता है। प्रकाश जो होती है यानी कि जो लाइट होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। फोटोन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन एग्जाम में बेटा जानते हो यूपीएससी में पूछा गया है। तो जो भारत की जो सबसे बड़ी एग्जाम है उसमें पूछा गया था कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? तो आपका जवाब आएगा रोमर ने किया था। प्रकाश की जो गति है ना उसको मेजरमेंट करने का सबसे पहला जो प्रयास करने का काम किया वो रोमर ने किया था। अगली बात है कि वायु एवं निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे क्या होती है? अधिक होती है। तो सबसे जो अधिक जो चाल होती है प्रकाश का वो होती है निर्वात में, उसके बाद होती है वायु में। ठीक है मेरे प्यारे मित्र। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है ना। अगला लिखा हुआ है कि पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा का बूंद क्या होता है? गोल होता है। यह भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जामों का पूछा हुआ है कि वर्षा का बूंद में गोलापन है ना, गोलापन यानी कि गोला क्यों हो जाता है? वर्षा की जो बूंदें होती है वो जब धरती में गिरती है तो लगता है गोल जैसा गिर रहा है। उसका रीजन क्या है? तो रीजन है पृष्ठ तनाव, है ना। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी से जवाब दीजिए। लिखा है कि मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है। कौन है भाई? मेडुला है, अग्र मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, मध्य मस्तिष्क है। तो भाई मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो सोचने वाला भाग होता है? आप लोग को पता होनी चाहिए। वो मेरी भाग है, उसे बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी जो मस्तिष्क का सोचने वाला भाग होता है उसे बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आइए आपको मस्तिष्क से रिलेटेड कुछ जानकारी देते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, अग्र मस्तिष्क जो है ना वो मस्तिष्क का सोचने वाला क्या है? मुख्य भाग है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे क्या है? विकसित भाग है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि हमारे मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग क्या है तो आपका राइट आंसर होगा सेरिब्रम।
सेरिब्रम मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञानवाणी एवं चिंतन का केंद्र होता है। इतने चीजों के बारे में बताने का काम करता है कौन? हमारे सेरिब्रम। अगला बात है कि सेरिब्रम में ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण एवं समन्वय होता है। थैलेमस का मुख्य कार्य दर्द, ठंडा, गर्म को पहचान कराने का होता है, थैलेमस का। और सेरिब्रम का कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर क्या करता है? नियंत्रित करने का करता है। तो यहां से बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं मेरे मित्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? एक धातु को यानी एक मेटल को, एक धातु यानी कि एक मेटल को हम लोग ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हैं? रिएक्शन करवा रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो क्या होगा इसके बारे में मुझे क्या करनी है? बतानी है। आइए, पहला है कि धात्विक ऑक्साइड बनाती है, अधातु ऑक्साइड बनाता है, धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाएगा या अधातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो बेटा ये धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। आइए अब इससे रिलेटेड क्या देखेंगे, कुछ जानकारी भी हम लोग प्राप्त करेंगे। यहां पर ये देखिए कुछ विशेष जानकारियां हैं। लिखा है कि जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, याद रखना। ऑक्सीजन गैस की खोज सर्वप्रथम कौन किया? ऑक्सीजन गैस की खोज सर्वप्रथम स्वीडन के एक साइंटिस्ट जिसका नाम था क्या? सीले नामक वैज्ञानिक ने 1772 ईस्वी में किया था। ऑक्सीजन क्या है? यह एक रंगहीन, गंधहीन और वायु में कुछ भारी गैस है ना। ये सारी चीजें क्या रखनी है? आपको माइंड में सेट करनी है। ये सारी चीजें आपके लिए मैं लेके आता हूं और इन चीजों की चिंता बिल्कुल भी आपको करना नहीं है। बस ईमानदारी के साथ आपको पढ़ना है। आपको क्या किया जाएगा ना, इन सारी चीजों का आंसर सहित पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ना जुड़े हो तो मेरे दोस्त मेरे भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप आराम से वहां से जुड़ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आवृत बीजी, जिसको हम लोग एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं, पौधों की पत्तियों में डॉट डॉट प्रकार की शिरा रचना होती है। बताइए जी कितने प्रकार की शिरा रचना होती है? यह बताना आपको। 4 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है ना। आवृत्ति बीजी में पूछा गया है कि जो पत्तियों की क्या होती है? शिरा रचना होती है, वो कितने प्रकार की होती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे मित्र, जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी है ना प्यारे मित्र। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अब आइए इससे कुछ जानकारियां भी हम लोग आपको देने के काम करते हैं। यहां पर देखिए कुछ जानकारी दी गई है कि आवृत्ति बीजी, ये जिसको हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक, पौधों की पत्तियों में 2 प्रकार की, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की शिरा रचना होती है। आवृत्ति बीजी उपसमूह के पौधों में बीज फल के अंदर होता है। यहां पर जो बीज होता है वो कहां होता है? फल के अंदर होता है ना। इसके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं, है ना। तो ये सब चीजें आपको माइंड में रखनी है। अब आइए यहां से कुछ विशेष और क्वेश्चन को आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर रहा 16, डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि डाल्टन साहब ने जो सिद्धांत दिए थे, जो प्रिंसिपल दिए थे, वो किस पे आधारित है, इसके बारे में हमें जानकारी देनी है। तो आइए मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का भी हम लोग क्या करते हैं? सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, यहां पर है रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित होती है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर होती है, या ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होती है, या नियत अनुपात के नियम पर आधारित होती है। तो बताइए डाल्टन जो सिद्धांत दिए थे वो किस पे आधारित थे? क्या आपको पता है? क्या आपने कभी पढ़ा है? जी हाँ दोस्तों, डाल्टन जो दिया था उसकी जो सिद्धांत थी वो रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पे आधारित थी। ठीक है, आइए आइए मेरे दोस्तों आगे देख लेते हैं। कुछ और भी जानकारी दी गई है। डाल्टन का सिद्धांत किस पे आधारित था? रासायनिक संयोजन के नियम पे आधारित था। यही आपका क्या है? आंसर है। जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में, कब की बात हो रही है? 1803 ईस्वी की बात हो रही है, परमाणु सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। जॉन डाल्टन ने परमाणु को
अभिभाज्य माना था। ठीक है, क्या माना था? अभिभाज्य माना था। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही बेहतरीन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जामों में पूछा गया है कि परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है, तो याद रखना 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये एकदम याद रखना। इसी को बोलते हैं एक फर्मी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? फर्मी, है ना, एक फर्मी के भी नाम से जानते हैं। लेकिन परमाणु का जो आकार होता है, परमाणु का जो आकार होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। लेकिन नाभिक का आकार पूछे तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। लिखा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए, किसी वस्तु का क्या है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? हम चाहते हैं कि उत्तल लेंस में जो हमारा प्रतिबिंब बने वो वास्तविक आकार का बने। वास्तविक आकार कहने का मतलब है मेरे दोस्त, जैसा साइज ऑब्जेक्ट का है ठीक उसी प्रकार का साइज इमेज का भी हो, यानी कि उसकी हाइट और उसकी लेंथ सब कुछ क्या हो? एक जैसा हो। तो एक जैसा प्रतिबिंब तभी बन पाएगा उत्तल लेंस में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? फोकस दूरी के दुगने दूरी पर। तो सेम आकार का यानी कि सेम साइज का, जिसे हम लोग बोल सकते हैं वास्तविक आकार का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 लेने से पहले कुछ देख लेते हैं। कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने 2f1 पर रखा जानी चाहिए। देखो रखा जानी चाहिए। अब आगे क्या लिखा हुआ है? यदि वस्तु 2f1 पर उत्तल लेंस के होता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति होते है, पहला वास्तविक, दूसरा काल्टा लिख दिया बेटा, काल्टा नहीं, यहाँ उल्टा होगा। ठीक है, उल्टा। और 2f1 पर रहेगा तो 2f2 पर होगा, है ना, समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण में किसी वस्तु का स्पष्ट पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए वो कम से कम वस्तु की लंबाई की क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा हुआ है। सोच लो कितने बेहतरीन क्वेश्चन है कि अगर आप चाहते हो आप अपने शरीर का, है ना, पूरा इमेज प्राप्त करना चाहते हो तो भाई समतल दर्पण की कम से कम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो आप इसे याद कर लो, आपकी लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में सीधा बनता है, आभासी बनता है, और दर्पण के क्या बनती है? पीछे उतना ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वो रखी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है मेरे दोस्त? आइए देखते हैं। पता लिखा, वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आओ मैं बताता हूं। शुष्क बर्फ के रूप में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को जानते हैं। तो शुष्क बर्फ की बात हो रही है तो भाई किसका समान नाम होगा? तो CO2 का सामान्य नाम है। अब आइए कुछ और भी आपको दिखाते हैं इससे रिलेटेड जानकारी। देखिए प्यारे मित्र, वह ठोस पदार्थ CO2 है, वह ठोस पदार्थ CO2 है जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। तो आपको पता चल गया ना कि CO2 का समान नाम क्या होता है? शुष्क बर्फ। सोडा वाटर में अधिक दाब पर CO2 गैस घुली रहती है। ठीक है ना, CO2 गैस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है ना। ये सबसे मेजर पॉइंट है, ये सबसे अच्छी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग का मूल कारण क्या है? CO2 गैस, है ना। CO2 गैस का मूल स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन। तो ये सब बातें जो मैं सर्कल कर रहा हूं वो आपके झारखंड के किसी भी पेपर का एग्जाम देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मायने रखता है ना। ग्लोबल वार्मिंग का मूल कारण क्या है? CO2, है ना। अच्छा, CO2 गैस का मूल स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन। CO2 गैस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। CO2 गैस को क्या बोला जाता है? शुष्क बर्फ बोला जाता है। ठीक है, शुष्क बर्फ के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कहता है कि एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा? यानी हमें चार्ज निकालना है।
तो हम लोग को गुरुदेव पढ़ाए थे, मैं आप लोग को पढ़ाया था कि चार्ज बराबर होता है प्यारे मित्र, चार्ज बराबर होता है आपको, चार्ज बराबर होता है करंट बराबर होता है, करंट यानी कि आई बराबर होता है चार्ज अपॉन टी। अब बताओ मेरे को चार्ज निकालना है, तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, आई गुना टी। अब आई कितना है 0.5, टाइम कितना है 8 मिनट, मिनट को सेकेंड में लाओ, ये हो गया मेरा खत्म। तो 8 6 48, 48 को आधा से गुणा करके यानी कि 24, तो ये हो गया मेरा इतना कुलॉम, ये हमारा चार्ज निकल के आ गया, यानी 240 कुलॉम क्या होगी, चार्ज होगी। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्यारे मित्र आगे की ओर बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए और देखता हूं क्या इसका आंसर होना चाहिए। लिखा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह डॉट 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 में 2 8 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है। किसमें रखा जाएगा जी, तो 2 8 और 6 की बात हो रहा है, तो 8 2 10 और 6 16, यानी कि 16 वाला में रखा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए। ये तो क्वेश्चन महान लॉलीपॉप था कि नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई और जोहार साथियों, जल्दी से बताइए कि ये क्वेश्चन लॉलीपॉप था कि नहीं, है ना। लेकिन क्वेश्चन का लेवल क्या था, अच्छे था। आइए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन जानकारियां इस क्वेश्चन से लेकर आया हूं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 16 में 2 8 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है। 16वें वर्ग के तत्वों को, है ना, चैलेंजन कहते हैं, ठीक है। 2 8 6 सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यह पी ब्लॉक का एलिमेंट है। कक्षाओं एवं उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की वितरण को क्या कहते हैं, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तब आपको बताना है 2 8 और 1 होता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में क्या करनी है, सेट करनी है। आइए 21 नंबर देखते हैं। मोटर गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है। ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि जो मोटर गाड़ी में ऑडोमीटर लगे होते हैं ये क्या मापता है, ये बताना है आपको। तो ऑडोमीटर का काम होता है दूरी को मापना। ऑडोमीटर का क्या काम होता है मेरे प्यारे मित्र, तो आप बोलोगे सर ऑडोमीटर का काम होता है दूरी को मापना। आइए कुछ विशेष जानकारी है। मोटर गाड़ी का दूरी ऑडोमीटर से क्या की जाती है, मापा जाता है। मैनोमीटर से गैस का दाब यानी कि प्रेशर मापा जाता है। मेगाफोन से ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं की गति को ज्ञात करते हैं और स्क्रू गेज से बारीक तारों का व्यास के नापने का काम करते हैं। तो कितने बेहतरीन बेहतरीन चीजें आपके लिए लाते हैं। तो जल्दी से बताओ क्या अभी सेशन मजा आ रहा है कि नहीं। अगर अभी तक सेशन में मजा आ रहा है तो लाइक तो बनती है, लेट किस बात की कर रहे हो प्यारे मित्र। मैं इतनी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, इधर उधर की कोई बातें नहीं कर रहा हूँ और मजे में पढ़ा रहा हूँ। तो जल्दी से एक बार बेटा कमेंट बनती है और लाइक बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 लेते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे तन्य धातु कौन है। देखिए ये मैं साइंस का जब आप लोग को सेट नंबर 6 करवा रहे थे ना, तो मैं इस टाइप का चीजें वहां पर बताया था और आज वही चीजें जो है ना आपके लिए क्वेश्चन के रूप में बनकर आया है। तो अगर आप पिछला सेशन को मन से देखे होते तो आज अभी आपका कमेंट बॉक्स में आंसर आ गया होता। तो जो सबसे तन्य धातु होता है ना मेरे दोस्त, वो क्या होता है, सोना होता है, यानी कि हमारा गोल्ड होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 लेने से पहले कुछ विशेष जानकारी आपको दे रहे हैं। विकल्पों में सबसे जो तन्य धातु है वो कौन है, सोना है। सोना का प्रतीक क्या होता है, Au होता है। Au सबसे अधिक क्या है, आघात वर्धनीय धातु है। सोना के बाद सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन है, चांदी है। चांदी का प्रतीक क्या होता है, Ag होता है। सिल्वर की ऊष्मीय चालकता एवं विद्युत चालकता उच्च होती है। सोना का मुख्य यस्क क्या है, यह क्वेश्चन बहुत ही पूछा जा सकता है कि सोना का जो मुख्य यस्क है वो क्या है। तो एक को याद रखना, कैल्वेराइट होता है, दूसरा होता है सिल्वेनाइट्स। सिल्वर की परमाणु संख्या कितनी होती है, 47 होता है ना मेरे दोस्त। तो ये सब चीजें जो छोटी छोटी मैं करवाता हूं ना, ये चीजें जरूर याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। लार में डॉट डॉट एंजाइम होता है। ये भी क्वेश्चन मैं आप लोग को साइंस के सेट में करवा रखा है, लेकिन यहां पर पूछने का तौर तरीके क्या है, अलग है।
पहला ऑप्शन है लाइपेज होता है, लिगेज होता है, एमाइलेज होते हैं, प्रोटीएज होते हैं। तो लार में एंजाइम पाया जाता है जो खाने को पचाने का काम करता है, और लार जो होती है ना हमारे मुंह में पाई जाती है, यानी कि हमारे ओरल या वक्कल कैविटी में पाई जाती है, और वहां पर एक एंजाइम होता है जिसे एमाइलेज के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आइए मेरे दोस्त कुछ जानकारियां भी आपको देने की कोशिश करते हैं। देखिए लार में अगर पूछा जाए कौन सा एंजाइम होता है तो आपका आंसर होगा एमाइलेज होगा। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है तो आपका आंसर होगा 3 जोड़ी पाई जाती है। पूछा जाएगा कि मनुष्य के लार में कितना % जल होता है तो आपको बोलना है कि 99% जल होता है और 1% एंजाइम पाया जाता है। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। एक का नाम होता है टाइलिन और दूसरा का नाम होता है लाइसोजाइम, नहीं लाइसोजाइम लगा, लाइपेज हो जाएगा। टाइलिन और दूसरा हो जाएगा आपको लाइसोजाइम लिख दिया है, लाइपेज होगा, ठीक है। लार ग्रंथियां मुख्य रूप से 3 जोड़ी होती है। एक हो लगता है पैरोटिक ग्रंथियां है, सब मैक्सिलरी ग्रंथियां होती है, और सब एक लिंगुअल ग्रंथियां होता है। हमारी जो लार होती है ना उसमें 3 जोड़ी क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां होता है। एक का नाम होता है पैरोटिक ग्रंथि, दूसरे का नाम सब मैक्सिलरी ग्रंथि, और तीसरे का सब लिंगुअल ग्रंथि होता है। लार ग्रंथियां भोजन को क्या करती है, गीला करता है। अगर ये लार हमारे मुंह में ना बनता ना तो खाना इजिली इतना लुढ़क कर अमाशय में नहीं पहुंचता, स्टमक में नहीं पहुंचता, बहुत टफ होता, बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ता। लेकिन लार है जो उसको क्या बनाता है, स्मूथ बनाता है, गीला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है। पुरुष का किसकी बात हो रही है, प्रजनन अंग। पहला है गर्भाशय, गर्भाशय पुरुष में नहीं पाया जाता बेटा। अंडाशय ये भी नहीं पाया जाता है। आभाशय नाल नहीं पाया जाता है। पाया कौन जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा पुरुष प्रजनन अंग होते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ विशेष विशेष जानकारियां आपके लिए है। पहला चीज है शुक्रवाहिका मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक क्या है, हिस्सा है, इसे बड़ा प्यार से याद रखनी है। दूसरा, शुक्रवाहिका एक क्या होती है, पतली नालिका होती है जिसकी भित्तियां मांसपेशियों की क्या होती है, बनी होती है। यह भी चीज आपको याद रखना है कि जो शुक्रवाहिका नली है वो किसकी बनती होती है, तो याद रखना मांसपेशियों की बनी होती है ना। अधिवृक्ष से शुक्राणु शुक्रवाहिका में क्या होते हैं, पहुंचते हैं, और शुक्रवाहिका अधिवृष्ण को शुक्राशय से जोड़ती है। विटामिन सी मूत्र में उत्सर्जित होने वाला एक क्या है, विटामिन है। तो देखिए अगर आपसे यह पूछा जाए कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि कौन सी विटामिन ऐसी है जो जल में घुलनशील है। मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले झारखंड के नौजवान साथी, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जल में घुलनशील विटामिन का नाम क्या है। तो याद रखना मेरे दोस्त, जल में घुलने वाला विटामिन का नाम होता है बीसी। क्या नाम है, बीसी, यानी कि बोकारो स्टील सिटी। चलिए प्यारे मित्र, क्वेश्चन नंबर 25, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं होते हैं, क्या नहीं होता है, तना, पुष्प, पत्ते, जड़। अच्छा बताओ, टेरिडोफाइटा जो पौधे होते हैं उसमें क्या नहीं होते हैं, हमसे इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब तो आप लोग जानते होंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो टेरिडोफाइटा जो समूह के पौधे होते हैं उसमें क्या नहीं होते हैं। तो जानते हो, आपको पता है क्या नहीं होते हैं, वो होते हैं पुष्प, फूल नहीं पाई जाती उसमें। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि पुष्प का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पुष्प का स्टडी करना क्या कहलाता है, मैंने आज ही आपको बताया है। आइए, तो इतने सारी विशेष विशेष जानकारियां आपके लिए मैं लगा रखा है ना। क्या करना है, सोते समय बेटा एक बार पीडीएफ को जरूर पढ़ के सोना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की सवाल है ना, और ये आप क्या करोगे, इसे बर्बाद कर दोगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। इसका कारण क्या है, जल्दी से बताओ, इसका कारण क्या है। अपकेंद्रीय बल है, विद्युत चुंबकीय बल है, या गुरुत्वाकर्षण बल है, या अभिकेंद्रीय बल है। आप लोग को पता है कि दुनिया की हर एक वो चीज है ना जो है वो पृथ्वी की ओर क्या हो रही है, आकर्षित हो रही है। तो बताइए उसका रीजन क्या हो सकता है। तो एक ही इसका महत्वपूर्ण रीजन है, वो है गुरुत्वाकर्षण अट्रैक्शन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल ही एक ऐसा कारण है जो हर एक चीजों को पृथ्वी की तरफ क्या कर रही है, खींच रही है।
नेक्स्ट, इतनी जानकारियां आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन लगा दिया हूं। इसे क्या करना है बेटा, सोते समय जरूर पढ़ लेना। आपके जीवन के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी वाइफ के लिए बेटा एकदम सुंदर और सटीक है, और ये सिर्फ आपके लिए लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 27, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब में जो धातु होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से किस प्रकार की धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो आप लोग को यह सिंपली बताना है कि जो बल्ब होते हैं, बल्ब की जो फिलामेंट होती है वो किसकी बनी होती है। आपको यह बताना है कॉपर की बनी होती है, क्रोमियम की बनी होती है, निकेल की बनी होती है, या टंगस्टन का। तो यहां पर तो लगभग लगभग सारे बच्चे का जवाब आएगा कि सर टंगस्टन का बना होता है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो प्यारे मित्र, है ना। तो ये भी मुझे बताओ कि जो बल्ब होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? और ये मैं आप लोगों को करवा रखा है साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में, है ना। तो पिछले दिन बताया था और आज मैंने पूछ लिया है, तो आंसर तो आना चाहिए। इतनी सारी विशेष चीजें आपके लिए लगा दी गई है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली जो धातु होती है उसका नाम टंगस्टन होता है। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब में हवा क्या कर दी जाती है? निकाल दी जाती है। आपसे अगर यह पूछा जाए कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो लिखना है 3500 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। टंगस्टन का गलनांक उच्च एवं प्रतिरोध क्या होती है? भी उच्च होता है। इसमें अक्रिय गैस नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। देखो साफ साफ लिख दिया गया है। कौन सी गैस भरी जाती है बिजली के बल्ब में? बिजली के बल्ब में भरी जाती है टंगस्टन, ये नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 28, पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? तो जल की हानि को हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोल के थे यानी, है ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है मेरे दोस्त? मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डॉट डॉट के कारण ठंडा रहता है। बताइए, मिट्टी के बर्तन में रखा जो जल होता है वो गर्मियों में भी क्या रहता है? डॉट डॉट के कारण ठंडा रहता है। किसके कारण ठंडा रहता है? पहला ऑप्शन है वाष्पन, दूसरा है रूपांतरण, तीसरा है संघनन, चौथा है वाष्पोत्सर्जन। तो बताइए, वाष्पोत्सर्जन की वजह से, वाष्पोत्सर्जन की वजह से होती है, या वाष्पन की वजह से होती है, या रूपांतरण की वजह से होती है, या संघनन की वजह से होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वाष्पन, यानी कि ऐसा वाष्पन की वजह से होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है मेरे दोस्त? साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन है। एक ही समूह के तत्वों में, एक ही समूह के तत्वों के समान क्या होते हैं? समान परमाणु संख्याएं होती है, समान द्रव्यमान होती है, समान परमाणु त्रिज्या होती है, या रासायनिक गुण होते हैं। तो एक ही प्रकार के जो अगर समूह है, एक ही समूह के तत्वों में समान होती है क्या? रासायनिक गुण। यानी 30 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आइए, अगर आपको अब जल्दी से कमेंट करके मुझे बताना है कि हमारी जो साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था वो आपको कैसा लगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर हमारी चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे मित्र। चैनल को क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक बार बेटा लाइक और कमेंट तो बनता है प्यारे मित्र, क्योंकि इतने ईमानदारी के साथ मैं तुम्हें डेली क्लास करवाता हूं, पढ़ाता हूं। तो मैं ईमानदार हूं तो आपको भी ईमानदार बनना पड़ेगा, और कमेंट और लाइक तो बनती है। और हमारे चैनल बहुत अच्छी लग रही होगी, यहाँ पर की जो कंटेंट है अगर वो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी क्या कर देना है? शेयर कर देना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको लोग को। मैंने जैसा कि बता रखा है कि मैं शुक्रवार से यानी कि फ्राइडे से मैं आपको शाम में 6 PM में लाइव दिखूंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाइव जोड़ने की कोशिश कीजिए, तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं बेटा दबा के पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।